हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। तो आज हम लेकर आ गए सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोलैलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है और मिक्सचर ऑफ नॉर्मेलिटी क्या होगी। और पढ़ेंगे पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन और पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन। तो कापी और कलम ले लें और नोट्स बनाना शुरू करिए और हेडिंग लगाइए मोलैलिटी। हेडिंग लगा दीजिए मोलैलिटी। मोलैलिटी इसे हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल एम बराबर मोलैलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, और जो सॉल्वेंट का जो मास होगा उसे हमें केजी में लेना होगा। अगर मान लीजिए हमें सॉल्वेंट की जो मास है वो ग्राम में दी गई है, तो उसमें हम 1000 से भाग देकर केजी में बदल लेंगे। तो जब उस वक्त जो हमें फार्मूला अपनाना है वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे में हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, और हमें यहाँ पर गुणा कर देना होगा 1000 से। तो फार्मूला आप लोग नोट कर ले, फिर आपको क्वेश्चन करा देते हैं। हो गया? नोट कर लिए? चलिए फार्मूला हम ऊपर लिख देते हैं। मोलैलिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को n मान लेते हैं और अपान में होता है मास ऑफ सोल्यूट, उसे हम कैपिटल M मान लेते हैं। वो होना चाहिए किलोग्राम में। जैसे हमें कहीं दिया गया है, क्वेश्चन हम करा देते हैं। जैसे हमें कहीं दिया गया है कि 40 ग्राम NaOH, ये जो घुला है 500 ग्राम H2O में। तो जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन की हमें मोलैलिटी बतानी है। उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी बतानी है, मोलैलिटी नहीं, मोलैलिटी। तो वीडियो को करें पास और एक बार खुद से ट्राई करें। हो गया? चलिए मैं बताता हूँ। ये रहा सॉल्यूशन और इसमें जो है 40 ग्राम NaOH है, और इसमें जो सॉल्वेंट की मात्रा, जो वाटर की मात्रा है वो है 500 ग्राम। वाटर हो गया सॉल्वेंट और NaOH हो गया सोल्यूट, क्योंकि इसकी मात्रा कम है और इसकी मात्रा ज्यादा है। जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम लोग सोल्यूट कहते हैं, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। तो मोलैलिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपान में मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें यहाँ पर NaOH के मोल ज्ञात करने होंगे, क्योंकि हमें मोल्स नहीं पता है। तो मोल बराबर होता है मास अपान में मोलिकुलर मास। तो मास दिया गया है 40 अपान में मोलिकुलर मास, इसका कैलकुलेट करेंगे आप तो वो भी 40 ही आएगा, बराबर हो जाएगा 1 मोल। तो मोलैलिटी बराबर हो जाएगी, मोलैलिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 दिया गया है अपान में मास ऑफ सॉल्वेंट 500 दिया गया है, और ग्राम में दिया गया है। तो हमें 1000 से यहाँ पर गुणा करना होगा, बराबर हो जाएगा 2 स्मॉल एम। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें, फिर हम अगला क्वेश्चन करा देते हैं बढ़िया सा। नोट कर लिए? हो गया?
मिटा दें। चलिए, हमें एक सिरप दिया गया है, चीनी का एक सिरप दिया गया है, और इस सिरप में जो चीनी की मात्रा है, इस सिरप में जो शुगर की जो मात्रा है, शुगर की जो मात्रा दी गई वो दी गई हमें 3.42 ग्राम। और इस सिरप की, ये जो सिरप है, इस सिरप का जो हमें बीट दिया गया है वो दिया गया है 214.2 ग्राम। तो ये जो सिरप है इसकी हमें मोलैलिटी बतानी है। मोलैलिटी क्या होगी, तो आप लोग एक बार खुद से ट्राई करें, देखिए होता है कि नहीं। आसान है, हो जाएगा, बस थोड़ा लॉजिक है इसमें। ट्राई कर लिए, हो गया। चलिए, तो मोलैलिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसमें हमें जो दिया गया है शुगर, जो कि है सोल्यूट, जो सोल्यूट की जो मात्रा दी गई है वो दी गई 3.42 ग्राम। इसे हमें सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोल बराबर होती है मास अपॉन में मोलर मास या मोलिकुलर मास। 3.42 अपॉन में शुगर की जो फार्मूला होती है C12H22O11। आप इसका जब मोलर या मोलिकुलर बिट कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 342। तो इसमें जो मोल आ जाएंगे वो हो जाएंगे 342 बटे 342 गुणे 1/100। तो वो आ जाएंगे 0.01 मोल आ जाएंगे। शुगर के 0.01 मोल इस सिरप में प्रेजेंट है। अब हमें ज्ञात करना होगा कि जो सॉल्वेंट है उसका मास कितना है। तो हमें यहाँ पर सिरप का मास दिया गया, पूरे सिरप का मास दिया गया है, सॉल्वेंट का नहीं दिया गया। तो हम क्या करेंगे कि जो सिरप का जो मास है उसमें से हम सोल्यूट का अगर मास घटा दें तो हमें सॉल्वेंट का मास पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन बराबर होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो हमें सॉल्वेंट ज्ञात करना है तो सॉल्यूशन में से हमें सोल्यूट को घटाना होगा। तो जो सॉल्यूशन सिरप है वो उसका जो मास दिया गया है 214.2 ग्राम, और जो सोल्यूट का मास दिया गया है 3.42 ग्राम, बराबर हो जाएगा सॉल्वेंट का मास। ये हो जाएगा सॉल्वेंट का मास। तो ये आएगा, हमें यहाँ पर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर 1 बचेगा, 11 हो जाएगा, 11 में से 4 घटेगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 21। तो हमें जो सॉल्वेंट की जो मास आ गई कैपिटल M बराबर आ गई 210.78 ग्राम। अब कहाँ बताएं? चलिए, जो मोलैलिटी बराबर हो जाएगी स्मॉल m बराबर हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी शुगर की जो मोल आए हैं 0.01 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट 210.78। आप लोग इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 0.055 m आ जाएगा। ये होगा इसका आंसर। सिरप की जो मोलैलिटी है वो 0.055 m आएगी। तो आप लोग नोट कर लें इस क्वेश्चन को। और अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नॉर्मलिटी। अब अगला जो टॉपिक पढ़ना है हमें वो पढ़ना है नॉर्मलिटी।
लेकिन नॉर्मेलिटी के लिए हमें कुछ टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे एसिडिटी क्या है, बेसिसिटी क्या है, इक्विवेलेंट मास क्या है और ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए एसिडिटी और बेसिसिटी। हमें नॉर्मलिटी पढ़ने के लिए एसिडिटी और बेसिडिटी का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। बेसिसिटी इसे हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे। दरअसल मान लीजिए हमें कोई एसिड दिया गया है, तो एसिड क्या होता है? लुईस ने बताया था कि एसिड वो होते हैं कि जो कि जल में घोलने पर हमें H+ देते हैं। हाइड्रोनियम आयन से कहते हैं, जो जल में घोलने पर H+ देते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं एसिड। जैसे हो गया H3PO4, H3PO3 हो गया, H3PO2 हो गया। ये सब क्या है? ये एसिड है। और बेस क्या होते हैं? बेस वो होते हैं कि जो जल में घोलने पर हमें OH- आयन देते हैं। OH- आयन एसिड होते हैं जो H+ आयन देते हैं, और जो बेस होते हैं वो हमें OH- आयन देते हैं। जैसे हो गया NaOH, इसे घोलने पर हमें OH- मिलेगा। जैसे हो गया AlOH का होल थ्राइस, ये भी हो गया बेस। जैसे हो गया CaOH का होल ट्वाइस, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है और इसमें भी OH है। इन्हें हम लोग घोलेंगे तो हमें OH- मिलेगा। तो ये हो गया बेस और ये हो गया एसिड। तो जो हमें एसिडिटी पता करनी होती है और बेसिसिटी, वो दरअसल इनके नाम का उल्टा होता है। एसिड के लिए हमें बेसिसिटी ज्ञात करनी होती है, बेसिसिटी, और जो बेस होते हैं उनके लिए हमें एसिडिटी ज्ञात करनी होती है। तो अब हम इन्हें आप लोग इन एग्जाम्पल को आप लोग नोट कर लें, उसके बाद हम बताते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी क्या है। हो गया? नोट हो गया? चलिए मिटाते हैं। तो हम लोग जो एसिडिटी और बेसिसिटी ज्ञात करते हैं, वो एसिडिटी हम ज्ञात करते हैं बेस के लिए, जो बेसिसिटी होती है उसे हम लोग ज्ञात करते हैं एसिड के लिए। तो सबसे पहले हम एसिडिटी ज्ञात करते हैं बेस के लिए। जैसे बेस के लिए मैंने एग्जांपल आपको दिया था, जैसे हो गया NaOH। बेसिसिटी का मतलब ये होता है, नहीं, बेस के लिए हम लोग एसिडिटी ज्ञात करते हैं और उसे एक्स से लिखेंगे, तो एक्स बराबर यानी कि एसिडिटी बराबर होती है कि ये जो NaOH है, इसे सॉल्यूशन में डालने पर हमें कितना OH- आयन मिलेगा। ये हमें कितने OH- आयन दे सकेंगे, वही है बेस की एसिडिटी। बेस की एसिडिटी कि हमें जो बेस है उसे घोलने पर कितना OH- आयन मिलेगा। इसे जब हम लोग घोलेंगे तो यह Na प्लस OH- आयन में यह टूट जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक ही OH- आयन मिल रहा है, इसलिए इसकी जो बेसिस एसिडिटी होगी, इस बेस की जो एसिडिटी होगी वह 1 होगी। अगर हमें कहीं बेस दिया गया है जैसे AlOH का होल थ्राइस, OH का होल थ्राइस, इसे जब हम लोग तोड़ेंगे तो यह Al3 प्लस 3OH- में टूटेगा। तो इसके ये जो बेस है, इसकी जो एसिडिटी X बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी 3, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 OH- आयन मिल रहे हैं घोलने पर। जो अगला है बेस, जैसे CaOH का
4 ट्वाइस। इसे हम लोग जब घोलेंगे तो हमें मिलेगा Ca2 प्लस 2OH माइनस। तो इसके लिए जो X बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, क्योंकि हमें 2 OH माइनस आयन घोलने पर मिल रहे हैं। तो ये है बेस के लिए एसिडिटी। अब हम लोग देखेंगे कि एसिड के लिए बेसिसिटी क्या है। तो आप इन्हें नोट कर लें अपने नोट्स में, और उसके बाद हम देखते हैं एसिड के लिए बेसिसिटी क्या है। नोट कर लिया? हो गया? चलिए, अब हमें कहीं दिया गया है, एसिड दिया गया है। तो एसिड के लिए हम लोग जो ज्ञात करते हैं वो ज्ञात करते हैं बेसिसिटी। एग्जाम्पल में जैसे हमें कहीं दिया गया है H3PO4, या एक प्रकार का एसिड है। इसे हम लोग जब जल में घोलेंगे तो यह हमें 3H प्लस देगा, 3H प्लस देगा, और प्लस में PO4 3 माइनस में टूटेगा। इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए। जैसे यहाँ पर हो जाएगा P, उसके बाद में होगा यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है। 1 2 3 4, और हमें 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अक्सर जुड़ा करता है। यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़ा गया है, जो कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है हाइड्रोजन की तुलना में। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो यह इलेक्ट्रॉन जो है इसकी ओर थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो इसके ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रकार इस पे भी थोड़ा नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर भी थोड़ा पॉजिटिव आ जाएगा, इसके ऊपर भी थोड़ा नेगेटिव आ जाएगा, और इसके ऊपर भी पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर जो फास्फोरस और जो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लगभग बराबर होती है। तो ना ये इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा और ना ही ये इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। तो यहाँ पर जो है पोल जनरेट रहे होगी, यहाँ पर जो है पोल जनरेट हो गया। इसे हम लोग कहते हैं पोलर कंपाउंड। और जब इसे हम जल में घोलेंगे तो यह हमें यहाँ से टूट जाएगा, ये तीनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे टूट कर, क्योंकि ये जो है H2O जो होता है यह भी एक पोलर कंपाउंड है, जिसमें H प्लस होता है और OH माइनस में होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो ध्रुवीय कंपाउंड होते हैं वो ध्रुवीय कंपाउंड में ही घुलते हैं। तो यहाँ पर जो H2O है उसमें ये तीनों हाइड्रोजन टूटकर निकल जाएंगे, तो हमें तीनों H प्लस के रूप में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि 3 H प्लस मिलेंगे और PO4 3 माइनस मिलेंगे। तो इसकी जो एसिड की जो बेसिसिटी है, बेसिसिटी हो जाएगी X बराबर हो जाएगी 3, क्योंकि इसे हमें घोलने पर 3 H प्लस मिल रहे हैं। एसिड को घोलने पर 3 H प्लस मिल रहे हैं, तो इसकी जो X हो जाएगी वो हो जाएगी 3। ये हो गया H3PO4। अगर हमें कहीं दिया गया है दूसरा, ये मान लेते हैं पहला, दूसरा एसिड दिया गया, मान लीजिए कहीं H3PO3 दिया गया है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ा है, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ। हमें 3 ही ऑक्सीजन दिए गए हैं और इस पे हमें 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, 2 ही जुड़े हैं, अभी एक बचा है तो आप फास्फोरस से डायरेक्ट जोड़ दीजिए। अब जो है मैंने बताया था इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। इसका ये है, इसका मतलब होता है पार्शियल, पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा सा। तो इसके ऊपर थोड़ा नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव इसके ऊपर आ जाएगा। अब हम जब इसे जल में घोलेंगे
तो केवल यही दोनों बॉन्ड ही टूटेंगे, क्योंकि यही दोनों बॉन्ड ही पोलर हैं। इसमें जो है ये पोलर है और इसमें ये पोलर है, लेकिन यहाँ पर जो है हाइड्रोजन और फास्फोरस ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लगभग बराबर होती है, इसलिए ना तो इस पे पॉजिटिव आएगा ना ही नेगेटिव आएगा, तो यह बॉन्ड नहीं टूटेगा। केवल जो ऑक्सीजन से जुड़े हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन जो है यहाँ पे बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपनी ओर खींच लेता है, इसीलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो केवल यही दोनों बॉन्ड टूटेंगे। तो इसे जब हम घोलेंगे तो यह हमें 2H प्लस और प्लस में HPO3 2 माइनस के रूप में मिलेगा। तो हमें यहाँ पर 2OH माइनस 2H प्लस मिल रहे हैं, तो इसके लिए जो X हो जाएगी, इस एसिड के लिए जो बेसिसिटी X बराबर हो जाएगी वो हो जाएगी 2। तो आप लोगों को एसिडिटी और बेसिसिटी तो समझ में आ गया होगा, आप इन्हें नोट कर लें, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए अब हम लोग देखेंगे कि हमें अगर एसिड भी नहीं दिया गया और बेस भी नहीं दिया गया है, अगर हमें कहीं साल्ट दिया गया है तो उसके लिए हम कैसे एक्स को फाइंड करेंगे। जैसे हमें साल्ट दिया गया है MgSO4, ये साल्ट है एक प्रकार का। जैसे हमें कहीं दिया गया है MgSO4, तो सॉल्ट के लिए जो हम X फाइंड करते हैं X बराबर होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन। केटायन का मतलब होता है हिंदी में धनायन। तो इसे हम लोग जब तोड़ेंगे तो इससे हमें मिलेगा Mg2 प्लस SO4 2 माइनस। तो यहाँ पर जो केटायन है उस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? 2 है, तो इसके लिए X बराबर हो जाएगा 2। अगर जैसे हमें कहीं साल्ट दिया गया, अगला NaCl जो टूटेगा वो Na प्लस और प्लस में Cl माइनस के रूप में टूटेगा। तो यहाँ पर धनायन है, उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है? एक ही है, तो इसके लिए X बराबर 1 हो जाएगा। इसे हमें कह दिया गया है एक साल्ट AlSO4 का Al2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, ये एक प्रकार का साल्ट है। इसे जब तोड़ेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा 2Al3 प्लस 3SO4 2 निगेटिव। इसे जब हम लोग तोड़ेंगे तो हमें इस प्रकार का जो है आयन मिलेंगे। तो इसके लिए जो X बराबर हो जाएगा वो X बराबर हो जाएगा 6। क्यों? क्योंकि एक Al पे 3 प्लस है तो 2 Al पे 6 प्लस आएंगे, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा साल्ट के लिए। इस प्रकार हम साल्ट के लिए जो X फाइंड करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एसिडिटी और बेसिडिटी क्या है, एसिड और बेस के लिए, और सॉल्ट के लिए हम लोग कैसे X को फाइंड करते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लें, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। मिटा दें। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट मास। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए इक्विवेलेंट मास। एसिडिटी बेसिसिटी तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला पढ़ेंगे हम लोग एसिडिटी और बेसिसिटी के बाद अगला जो टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट मास का जो फार्मूला होता है वो होता है मोलिकुलर मास अपान में X, जहाँ पर X होता है X बराबर, अगर एसिड है
एक्स बराबर होता है एसिड के लिए बेसिसिटी, और अगर बेस दिया गया है हमें तो एक्स बराबर होता है बेस की एसिडिटी, और अगर हमें कहीं साल्ट दिया गया है तो एक्स बराबर होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन, ये होता है एक्स। तो इक्विवेलेंट मास का जो फार्मूला होता है मोलिकुलर मास अपान में एक्स। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसके लिए आप जो है सभी कंपाउंड के लिए इक्विवेलेंट मास फाइंड करेंगे। जैसे हमें कहीं दिया गया है Na2CO3 NaOH दिया गया है, और दिया गया है हमें H2SO4। इन तीनों कंपाउंड के लिए आपको इक्विवेलेंट मास ज्ञात करना है। तो जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का जो मोलर मास है 1 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, सल्फर का होता है 32 और कार्बन का होता है 12। तो आप लोग सबसे पहले Na2CO3 का इक्विवेलेंट मास बताएं। इक्विवेलेंट मास होता है मोलिकुलर मास अपान में एक्स। तो वीडियो को कर लें पॉज और एक बार खुद से करने की ट्राई करें। जब मैं कहूँ वीडियो को पॉज करें तो पॉज करें और खुद से ट्राई करें आप। इससे जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। केवल देखने से कोई फायदा नहीं है, एक बार ट्राई तो जरूर करना चाहिए। हो गया? चलिए, ये जो है एक प्रकार का साल्ट है, और साल्ट की जो एक्स बराबर होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन। तो इसे जब हम लोग तोड़ेंगे तो इस सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3 जो है ये हमें 2Na प्लस CO3 2 माइनस के रूप में टूटेगा। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2, क्योंकि एक Na प्लस पे एक प्लस है और दूसरा जो है Na प्लस पे एक प्लस है, तो दोनों मिलाकर 2 हो जाएंगे एक्स। इसके लिए सबसे पहले हमें जो है मॉलिक्यूलर मास ज्ञात करना होगा। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए सोडियम, यहाँ पर सोडियम बराबर लिख लीजिए, सोडियम का होता है 23। तो यहाँ पर 2 सोडियम है तो 23 गुना हो जाएगा 46, और प्लस कार्बन का होता है 12 और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 3 हो जाएगा 48। टोटल आ जाएगा 8 2 10 6 और 4 4 8 और 1 9 1 हो जाएगा 10। इसका जो मोलिकुलर मास आ गया वो है 106। तो इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा, इक्विवेलेंट मास सोडियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट मास बराबर मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट 106 अपान में एक्स ऑफ Na2CO3 कितना आया है 2। तो ये हो जाएगा 53। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट मास हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट के लिए 53। हो गया? नोट कर लिए? चलिए अब हम लोग देखते हैं NaOH के लिए। सोडियम कार्बोनेट का कितना आ गया 53। NaOH क्या है? एक बेस है। इससे हम लोग जब जल में घोलेंगे तो यह OH माइनस आन देगा, तो यह एक प्रकार का बेस है अकॉर्डिंग टू लुईस। तो ये बेस है, तो बेस के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं? एसिडिटी। तो इसे जब हम लोग जल में घोलेंगे तो यह हमें 1 OH माइनस देगा, तो इसके लिए x बराबर हो जाएगा 1। और इसके लिए हमें मोलिकुलर मास ज्ञात करना होगा। तो मोलिकुलर मास सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1, तो हो जाएगा 7 3 10 और यहाँ पर हो जाएगा 40। इसका जो है मोलिकुलर मास आ गया 40। तो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास बराबर मोलिकुलर मास अपान में एक्स। मोलिकुलर मास 40, एक्स बराबर है 1, तो इसका जो हम इक्विवेलेंट मास आ जाएगा 40। अब हम लोग देखेंगे यह H2SO4 जो दिया गया है यह एसिड है,
H2SO4 दिया गया है जो वो एसिड है, और एसिड की जो हम ज्ञात करते हैं वो ज्ञात करते हैं बेसिडिटी। तो इसके लिए X बराबर होगा 2। इसे हम लोग जब जल में घोलेंगे तो यह हमें 2H+ के रूप में मिलेगा। तो X बराबर है, इसके लिए हो जाएगा 2। तो अगर हम इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करें तो हाइड्रोजन का 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 4 ऑक्सीजन का हो जाएगा 64। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 2 6, 2 8, और यहाँ पर हो जाएगा 6 3 9। मोलिकुलर मास हो जाएगा इसके लिए 98। तो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 टू मोलर मास कितना आया है 98। और इसे जब हम घोलेंगे तो X बराबर यानी कि 2H+ के रूप में मिलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 49। ये हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट मास। तो नोट कर लें इसे आप लोग। इसके बाद में हम देखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। ये है इक्विवेलेंट मास। उसके बाद हमें ज्ञात करना है, पढ़ना है ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी। अब अगला जो टॉपिक पढ़ना हमें वो पढ़ना है ग्राम इक्विवेलेंट। अगला जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना है ग्राम इक्विवेलेंट। अभी जो ग्राम इक्विवेलेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है मास गिवन अपॉन में इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट बराबर मास गिवन अपॉन में इक्विवेलेंट मास। फार्मूला आप लोग नोट कर लें। इसके बाद हम एक क्वेश्चन कराते हैं आपको। हो गया? चलिए, जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 80 ग्राम NaOH की हमें ग्राम इक्विवेलेंट बतानी है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगी? तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास गिवन अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मास तो दिया गया है लेकिन इक्विवेलेंट मास हमें नहीं पता है। तो इक्विवेलेंट मास बराबर होता है, इक्विवेलेंट मास बराबर, अभी मैंने पढ़ा है, इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मोलिकुलर मास अपॉन में X। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा कहते हैं, इसके लिए आप मोलिकुलर मास जब फाइंड करेंगे तो वो आएगा 40, और इसके लिए जो X बराबर होता है वो 1 होता है। तो इसका जो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा वो हो जाएगा 40। अब हमें मास जो दिया गया है 80 दिया गया है, ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा मास गिवन, मास दिया गया है 80 अपॉन में जो इक्विवेलेंट मास आया वो आया है 40। तो ये हो जाएगा 2 ग्राम इक्विवेलेंट। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट बीट। तो ग्राम इक्विवेलेंट आपको समझ में आ गया होगा, और ये उदाहरण आप लोग नोट कर लें। नोट हो गया? चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी। अगला जो टॉपिक है वो है नॉर्मेलिटी। हेडिंग डाल दीजिए नॉर्मेलिटी।
हेडिंग हो गया नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। जो नॉर्मलिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। ये होता है नॉर्मलिटी का फार्मूला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इससे हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। जैसे हमें एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे हमें कहीं एक सॉल्यूशन दिया गया है और इस सॉल्यूशन में हमें 20 ग्राम NaOH घोला गया है। ये हमें बताया गया कि इस सॉल्यूशन में जो है 20 ग्राम NaOH घोला गया है। इस सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है B बराबर दिया गया है हमें 2 लीटर। तो हमें पूछा गया है इस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या होगी। तो आप लोग एक बार खुद से ट्राई करें, देखिए होता है या नहीं। एक बार ट्राई करें। हो गया? हो गया? चलिए, सबसे पहले हमें ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए सोल्यूट की। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, मैंने बताया था। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है मास गिवन अपान में इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, यहाँ पर ध्यान दीजिए इक्विवेलेंट मास लिखा गया है, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट थोड़ा उल्टा लिखा गया है। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है मास गिवन अपान में इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास होता है कि मॉलिक्यूलर मास में अपान में x। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट मास ज्ञात कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट मास बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास सोडियम NaOH का, सोडियम और यहाँ पर OH है। इसका जो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और इसका होता है 1। तो इसे जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 40। ये होता है मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है मॉलिक्यूलर मास 40 अपान में x होता है। तो इस बेस के लिए एसिडिटी x बराबर हो जाएगी 1, क्योंकि इसे जब हम जल में घोलेंगे तो यह 1 OH माइनस आयन देगा। तो यहाँ हो जाएगा 40 ग्राम, 40 इक्विवेलेंट मास आएगा NaOH का। तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास गिवन, तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा मास गिवन कितना दिया गया है यहाँ पर 20 ग्राम, 20 हो गया अपान में इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 40। तो कितना आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH जो कि सोल्यूट है। ये क्या है, सोल्यूट है। अब हमें ज्ञात करना है नॉर्मलिटी। तो इस सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी होगी वो n बराबर होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट की। कितना ग्राम इक्विवेलेंट कितना है 1/2, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है 2 लीटर, यहाँ पर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 गुणे 2, ये हो जाएगा 1/4 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या इसे आप कैपिटल N भी लिख सकते हैं। ये हो गया आंसर। तो सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी है वो 1/4 है। आप लोग नोट कर लें इसे। उसके बाद हम देखेंगे कि मिक्सचर की नॉर्मलिटी हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो नोट कर लें जल्दी से इसे। हो गया, नोट कर लिए। चलिए मिटाते हैं। पिछले वीडियो में हमने सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 2 में
मिक्सचर की मैंने मोलैरिटी निकालनी बताई थी, तो उस वीडियो में मैंने नॉर्मलिटी निकालना नहीं बताया था। तो अब हम लोग देखेंगे मिक्सचर की जो नॉर्मलिटी है वो कैसे ज्ञात करते हैं। नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। अगर आपने नॉर्मलिटी ऑफ मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर नहीं देखा तो पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर कैसे निकालते हैं। जैसे हमें कहीं एक सॉल्यूशन दिया गया है और सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी है वो N1 है और जो वॉल्यूम दिया गया है वो V1 है, और हम इसमें और मान लेते हैं यहाँ एसिड है और मैंने एक और एसिड जो कि सेम एसिड है उसका मैंने जो है एक अलग सॉल्यूशन लिया, उसकी जो नॉर्मलिटी है N2 है और वॉल्यूम V2 है। इन दोनों को मिक्स किया मैंने और मुझे एक फाइनल सॉल्यूशन मिला। माना मैंने इसकी जो नॉर्मलिटी है वो N है और वॉल्यूम कितना हो जाएगी, इसका V1 और इसका V2 दोनों हो जाएगा V1 प्लस के V2। तो इसका जो नॉर्मलिटी है वो N बराबर हो जाएगा N1V1 प्लस N2V2 अपान में हो जाएगा टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर बराबर हो M बराबर होता है M1V1 प्लस M2V2 अपान में V1 प्लस V2। यहाँ पर N बराबर N1V1 प्लस M2V2 अपान में V1 प्लस V2। ये कब होगा, यह फॉर्मूला तब लागू होगा जब दोनों एसिड हैं और दोनों सेम एसिड हैं। अगर मान लीजिए मैंने एक एसिड ले लिया, एक बेस ले लिया, तो उसके लिए दूसरा फार्मूला आएगा। तो आप लोग पहले से लिख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं जब एसिड और बेस का मिक्सचर होगा तब क्या होगा। नोट हो गया? हो गया? चलिए मिटाते हैं। जैसे हमें एक एसिड दिया गया है जिसकी नॉर्मलिटी N1 और वॉल्यूम V1 है। अगर मैंने एक बेस मिला दिया इसमें और इसकी जो नॉर्मलिटी N2 और वॉल्यूम V2 है, तो उसके बाद जो हमें फाइनल जो सॉल्यूशन मिलेगा, मान लेते हैं उसकी नॉर्मलिटी N है और जो वॉल्यूम हो जाएगा वो V1 प्लस V2 ही हो जाएगा। अब इसकी जो हमें नॉर्मलिटी ज्ञात करनी होती है तो नॉर्मलिटी बराबर हो जाएगी N1V1 माइनस N2V2 पान में V1 प्लस V2। हमेशा नीचे V1 प्लस V2 टोटल वॉल्यूम ही होगा। अगर N1V1 की जो वैल्यू है वो N2V2 से ज्यादा है तो N1V1 में से N2V2 को घटा देंगे। अगर N2V2 ज्यादा है तो N1V1 को इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पर मैंने जो माइनस साइन लगाया है इसे हम हटाकर इस प्रकार का साइन लगा सकते हैं। इसका मतलब होता है जो ज्यादा है उसी में से आप घटाएंगे। अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो उसमें से ये घटाएंगे, अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो उसमें से ये घटाएंगे। तो ये होती है किसी जो है एसिड और बेस के मिक्सचर की नॉर्मलिटी। तो आप लोग फार्मूला नोट कर लीजिए। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, ये माइनस ही लिखा है। इसका मतलब होता है कि अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो उसमें से ये घटाएंगे, अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो इसमें से ये घटाएंगे। इस साइन का मतलब ये होता है। हो गया? चलिए, अगर हमें कहीं जैसे हमें एक और एसिड दिया गया है, एक और एसिड कहीं दिया गया है, ये भी एसिड है और इसकी जो नॉर्मलिटी N3 है और वॉल्यूम V3 है, नॉर्मलिटी N3 वॉल्यूम V3 है और इन तीनों को मैंने मिक्स कर दिया। तो जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा हमें, जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा उसकी हमें जो है नॉर्मलिटी ज्ञात करने को बोलेगा। तो मान लिया मैंने नॉर्मलिटी N है
अब वॉल्यूम हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 हो जाएगा। वॉल्यूम हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस के B3 हो जाएगी। फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो अब जो हम इस सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी ज्ञात करेंगे वो n बराबर हो जाएगा N1B1 प्लस के N3B3 माइनस के N2B2 अपान में टोटल वॉल्यूम B1 B2 B3। ये मैंने दोनों इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, तो ये दोनों सेम है, इसलिए इन दोनों का जो है N1B1 N2B2 जो है जुड़ेंगे। और ये बेस है तो इसका हमें घटाना होगा। अगर ये टोटल वैल्यू इसकी जो है इससे ज्यादा है तो इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे। अगर ये ज्यादा है टोटल तो इसमें से ये घटाएंगे। तो मैंने यहाँ पर माइनस साइन हटा के ये साइन लगा दिया टेढ़ा सा। आप लोग इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। ये है तीन, जब मिक्सचर तीन जिसमें से दो एसिड और एक बेस होगा उसका जो है मिक्सचर की जो नॉर्मलिटी ज्ञात करनी होती है, इसका फार्मूला है N1B1 N3B3। पहले एसिड का N1, दूसरे पहले एसिड का N1 फिर पहले एसिड का B1 प्लस जो है दूसरे एसिड का N3 और दूसरे एसिड का जो है वॉल्यूम माइनस N2B2 जो है बेस का है N2 और जो है बेस का वॉल्यूम है वो है B2 अपान में टोटल वॉल्यूम। तो फार्मूला आप लोग नोट कर लें। अगर मान लीजिए हमें कहीं यहीं पर एक एसिड और दो बेस दिए होंगे तो हम केवल लिखेंगे N1B1 माइनस N2B2 प्लस N3B3, वो दोनों हम जोड़ देंगे और उसमें से अगर वो ज्यादा होगा तो ये घटाएंगे और ये ज्यादा होगा तो इसमें से वो दोनों घटा देंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लें जल्दी से। उसके बाद हम थोड़ा सा पॉइंट बता देते हैं आपको। चलिए, जैसे हमें कहीं ये दो सॉल्यूशन दिए गए हैं, एक एसिड है एक बेस है, तो इसकी जो नॉर्मलिटी होगी n बराबर हो जाएगी N1B1 टेढ़ा सा साइन, उसके बाद में N2B2 अपान में B1 प्लस के B2। अगर ये वैल्यू एसिड वाली जो है ये वैल्यू ज्यादा हुई तो इसमें से ये घटाएंगे, तो उस समय जो एसिड फाइनल एसिड जो मिलेगा वो एसिडिक ही होगा, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है। एसिड की जो वैल्यू है ये इस एसिड की वैल्यू है वो ज्यादा है, इसलिए जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा वो एसिडिक होगा। अगर N2B2 ज्यादा है, N2B2 ये एसिडिक कब होगा? जब N1B1 ज्यादा है N2B2 से, तो हमें जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा वो हमें मिलेगा एसिडिक। अगर इस बेस का N2B2 कहाँ लिखें, यहाँ पर लिख देते हैं। इस बेस का जो है N2B2 अगर N1B1 से ज्यादा है तो हमें जो बेस फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा बेसिक। तो हमें फाइनल जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा बेसिक। ये दो पॉइंट आप लोग नोट कर लें। जो वैल्यू ज्यादा होगी, अगर एसिड की वैल्यू ज्यादा होगी तो फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक मिलेगा। अगर बेसिक की वैल्यू ज्यादा है तो हमें जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा वो बेसिक होगा। तो नोट कर लें इसे, आप लोग नोट कर लिए। हो गया, मिटा दें। चलिए, मैंने नॉर्मलिटी निकालना बताया और मिक्सचर ऑफ नॉर्मलिटी दोनों बता दिया। अब अगला जो टॉपिक है वो है मोल फ्रैक्शन। तो हेडिंग लगाएंगे मोल फ्रैक्शन। हिंदी में बोलते हैं इसे मोल प्रभाज या मोल अंश।
ये मोल फ्रैक्शन क्या है कि अगर हमें कोई सॉल्यूशन दिया गया है और सॉल्यूशन दिया गया है तो सॉल्यूशन में हमें सोल्यूट दिए रहेंगे प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं। अगर सोल्यूट के जो मोल दिए गए हैं, हमें मान लीजिए N1 दिया गया है और सॉल्वेंट के अगर जो मोल दिए हैं वो N2 दिया गया है, तो जो सॉल्यूशन की जो है टोटल मोल होंगे उसमें हो जाएंगे N1 प्लस N2। ये हो जाएगा सॉल्यूशन के मोल्स, सोल्यूट का N1 सॉल्वेंट की N2, तो जो टोटल हो जाएगा N1 प्लस N2। तो मोल फ्रैक्शन जो होती है, अगर हमें सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन ज्ञात करनी है तो हो जाएगी सोल्यूट के मोल अपान में टोटल मोल। ये हो गया टोटल मोल। टोटल मोल्स ये है सोल्यूट के मोल्स, ये है सॉल्वेंट के मोल्स। तो अगर हमें सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है, जिस भी कंपाउंड का आपको ज्ञात करना है मोल फ्रैक्शन, उसके मोल ऊपर और अपान में उसके टोटल जो है जो है मोल से हम भाग देंगे। तो अगर हमें कहीं दिया गया है जो है सोल्यूट N1 है मोल और जो है सॉल्वेंट के N2 मोल हैं, सॉल्वेंट के N2 मोल दिए गए हैं, तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ज्ञात करना है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है, तो सोल्यूट के मोल N1 अपान में टोटल मोल N1 प्लस N2। ये हो गया टोटल मोल, ये हो गया सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। अगर हमें कहीं सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा N2, यह है सॉल्वेंट के मोल्स अपान में टोटल मोल N1 प्लस N2। इस प्रकार जो है हम मोल फ्रैक्शन ज्ञात करते हैं सोल्यूट का और सॉल्वेंट का। तो इस फार्मूला को आप लोग नोट कर लें। नोट कर लिए? हो गया? चलिए नोट कर लिए, मिटा दें। हो गया? नोट कर लिए? ये जो मोल फ्रैक्शन है इसे हम लोग AX के जैसा एक साइन होता है जिससे हम लोग कहते हैं जीटा, उससे नोट करते हैं। तो अगर हम सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन को जीटा 1 मान लें और इसका जीटा 2 मान लें, तो जीटा 1 बराबर N1 अपान में N1 प्लस के N2 और जीटा 2 बराबर N2 अपान में N1 प्लस के N2 हो जाएगा। ये आप लोग लिख लें थोड़ा, इसे हम जीटा कहते हैं, जीटा। मिटा दें? चलिए जीटा 1 बराबर होता है N1 अपान में N1 प्लस के N2 और जीटा 2 बराबर होता है N2 अपान में N1 प्लस के N2। अगर हम जीटा 1 जीटा 2 को जोड़ें, जीटा 1 प्लस के जीटा 2 बराबर हो जाएगा N1 अपान में N1 प्लस के N2 प्लस के N2 अपान में N1 प्लस N2। हर समान है तो ऊपर वाले दोनों जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा N1 प्लस N2 अपान में N1 प्लस N2 बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि जीटा 1 प्लस जीटा 2 बराबर 1 आ रहा है। जीटा 1 प्लस के जीटा 2 बराबर 1। ये जीटा 1 और जीटा 2 में एक रिलेशन होता है, इसे आप लोग नोट कर लें। यहाँ से अगर हमें किसी एक पार्ट का अगर मोल फ्रैक्शन पता है तो हम दूसरे पार्ट का मोल फ्रैक्शन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें जीटा 1 पता है और हमें जीटा 2 ज्ञात करना है, तो जीटा 2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस जीटा 1। इस फार्मूला को आप लोग नोट कर लें, फिर एक क्वेश्चन करा देते हैं आपको। जल्दी से नोट कर लीजिए।
हो गया, नोट कर लिए, हो गया। चलिए मिटाते हैं। अब हमें पता है जीटा 1 प्लस के जीटा 2 बराबर 1। ये रिलेशन आपको बहुत मदद करेगा। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, एक सॉल्यूशन है और इसमें जो है 900 ग्राम H2O है और इसमें जो है 5.8 ग्राम एसीटोन है। एसीटोन का जो फार्मूला होता है वो होता है CH3COCH3। तो हमें एसीटोन का और H2O का दोनों का जो है मोल फ्रैक्शन बताना है। इसका अगर हम जीटा 1 मान ले और इसका जीटा 2 मान लें तो हमें जीटा 1 और जीटा 2 की जो वैल्यू है वो बतानी है। तो एक बार वीडियो को कर लें पॉज और एक बार खुद से करने की ट्राई करें। एक बार खुद से ट्राई करें। हो गया, कर लिए। चलिए, तो जीटा 1 बराबर होता है N1 अपान में N1 प्लस के N2, जहां पर N1 है पहले पार्ट का मोल। तो हमें अगर हम इसे जीटा 1 माने तो हमें इसका जो है सबसे पहले मोल चाहिए, फिर इसका भी मोल चाहिए, फिर इसके मोल अपान में इसका प्लस इसका मोल करेंगे तो हमें जीटा 1 पता चल जाएगा। तो मोल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो N1 बराबर होता है वो होता है मास अपान में मॉलिक्यूलर मास। तो एसीटोन का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 58। आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 58 आएगा। जैसे यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ 3 कार्बन है तो हो जाएगा 36। एक कार्बन का 12 तो 3 कार्बन का 36। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 और यहाँ पर 3 और 3 6 हो गया हाइड्रोजन का। और ऑक्सीजन बचा तो ऑक्सीजन का होता है 16। तो 6 18 और यहाँ से हो जाएगा 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा। तो इसका जो मोलिकुलर वेट आया वो आया 58 और जो मास है वो 5.8। तो जो इसके मोल हो जाएंगे वो हो जाएंगे 58 गुणे 1/10। इससे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 0.1 मोल। एसीटोन के हमें 0.1 मोल पता है और हमें अब N2 ज्ञात करना होगा। जल के मोल कितने हैं, तो मास अपान में मॉलिक्यूलर मास। ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन 2 है तो 16 और 2 18। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आया वो आया 18। तो ये हो जाएगा 50 मोल। अब हमें इस सॉल्यूशन में एसीटोन के 0.1 मोल पता है और H2O के 50 मोल पता है। अब हमें जीटा 1 और जीटा 2 ज्ञात करने हैं। तो जीटा 1 बराबर होता है N1 दिया गया हमें 0.1 अपान में N1 प्लस N2। तो N1 कितना दिया गया है 0.1 प्लस की N2 दिया गया है 50 मोल। तो ये हो जाएगा जीटा 1। तो जीटा 1 बराबर हो जाएगा 0.1 बटे में 50.1। आप लोग जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 0.0019 ये आ जाएगा जीटा 1 बराबर। आप लोग इसे नोट कर लें। उसके बाद जो है हम जीटा 2 निकालें, क्योंकि जगह नहीं है तो हमें जगह की जरूरत होगी, तो हम जीटा 2 निकालें। इसे आप लोग जल्दी से नोट कर लें। हो गया, नोट कर लिए। चलिए, अब जो है N2 बराबर आया था 50 मोल। अब हम जीटा 2 को दो प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। एक तो फार्मूला लगाकर जीटा 2 बराबर होता है N2 अपान में N1 प्लस के N2।
एक तो यह फार्मूला लगा देंगे, एक तो जीटा 1 बराबर जीटा 2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस जीटा 1, उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो N2 बराबर दिया गया है 50 मोल, अपान में N1 दिया गया है 0.1 प्लस के, और दिया गया है 0.0 यहाँ पर 50 दिया गया है। तो ये हो जाएगा 50/50.1, इससे आएगा 0.998, ये जाएगा जीटा 2 बराबर। तो नोट कर लें आप लोग इसे जीटा 2 बराबर, इसे हम दूसरे तरीके से ज्ञात करते हैं। जीटा 2 बराबर 1 माइनस जीटा 1, तो 1 माइनस, और जो जीटा 1 हमें पता था वो पता था 0.0019, इसमें से जब आप इसे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.998 के बराबर आ जाएगा लगभग। इस तरीके से हम एक जो है जीटा 2 ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लें, उसके बाद में हम आगे बढ़ें। एक और क्वेश्चन करा देते हैं, नोट कर लिए, हो गया, मिटा दें। चलिए हमें एक सॉल्यूशन दिया गया है, और इस सॉल्यूशन में जो है यूरिया घोला गया है, और यूरिया का जो हमें परसेंटेज दिया गया है वो दिया गया है 6% दिया गया है, बीट बाय बीट के हिसाब से 6% बीट बाय बीट दिया गया है। और यह जो है यूरिया है और उसमें प्लस के वाटर है, इन दोनों का सॉल्यूशन है। तो हमें जो है इनका जीटा 1, इसका जीटा 1 और इसका जीटा 2 दोनों के मोल प्रभाव ज्ञात करने हैं। N1 यहाँ से हो जाएगा N1 अपान में N1 प्लस N2, यहाँ से हो जाएगा N2 अपान में N1 प्लस के N2। तो वीडियो को पॉज करें आप लोग और एक बार खुद से करने की ट्राई करें, क्योंकि मैंने W/W बता दिया है आपको पहले वीडियो में। सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 2 में मैंने बीट बाय बीट, बीट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय बीट, चारों प्रकार के जो है परसेंटेज मैंने बता दिए हैं। तो एक बार खुद से करने की ट्राई करें। हो गया, कर लिए, चलिए 6% W/W का मतलब क्या है कि हमें जो है 6 ग्राम यूरिया पता है, और ये जो 6 ग्राम यूरिया घुला है, यहाँ ग्राम लिख दें, 6 ग्राम यूरिया घुला है, इसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन में। छह % बीट बाय बीट का मतलब ये होता है कि 6 ग्राम यूरिया घुला है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। इस दोनों का जो पूरा सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम है, और उसमें जो है 6 ग्राम हमें यूरिया दिया गया है। तो हमें सॉल्यूशन का जो है मास पता है और सोल्यूट का मास पता है। तो सॉल्वेंट का मास हो जाएगा, सॉल्वेंट बराबर हो जाएगा सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट, 6 हो जाएगा हमें 94 ग्राम। ये हो जाएगा सॉल्वेंट जो कि कौन है, वाटर। इसका जो है मास हमें पता हो गया। अब आप लोग जीटा 1 जीटा 2 आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर हमें यूरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है NH2CO NH2, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 60। आप लोग जब मॉलिक्यूलर मास इसका कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 60। तो हमें जीटा 1 ज्ञात करने के लिए यूरिया के मोल और वाटर के मोल पता होने चाहिए। अब हमें जो है यूरिया के मोल पता करने हैं और वाटर के मोल पता करने हैं। यूरिया का मास हमें दिया गया है 6 ग्राम और वाटर का मास जो है वो 94 ग्राम है। तो N1 बराबर हो जाएगा यूरिया के लिए
N1 बराबर हो जाएगा मास अपान में मोलिकुलर मास। मास कितना दिया गया है 6 ग्राम, अपान में मोलिकुलर मास हो जाएगा 60। अमोनिया यूरिया का जो मोलिकुलर मास होता है वो होता है 60। यहाँ से आ जाएगा 0.1 मोल। यूरिया के बिलियन में जो है 0.1 मोल है। यहाँ पे जो वाटर के लिए जो N2 आ जाएगा, वाटर की मोल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, वाटर का जो मास दिया गया है उसमें जो है इसके वाटर का क्या होता है H2O, तो इसके जो है मोलिकुलर वेट से भाग देना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन 2 है तो 16 और 2 18 हो जाएगा। तो आप लोग जब इसे कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 5.2, ये आ जाएगा N2, यानी कि H2O के जो मोल पता है वो हो जाएंगे 5.2 मोल। ये हो गए H2O के मोल। तो हमें जीटा1 ज्ञात करना है, तो जीटा1 बराबर हो जाएगा N1 अपान में N1 प्लस N2। N1 कितना दिया गया है 0.1 अपान में 0.1 प्लस के हो जाएगा 5.2। यहाँ से हो जाएगा 0.1 बटे में 5.3। आप लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो जो आएगा वही हो जाएगा जीटा1 का आंसर। और यहाँ पर हम जीटा2 ज्ञात करते हैं। तो जीटा2 ज्ञात करने के लिए जो है 1 माइनस जीटा1 कर देंगे, तो जीटा1 की यहाँ पर वैल्यू 1 से घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा जीटा2 की वैल्यू। तो इस तरह से हम मोल प्रभाज ज्ञात करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। तो आप लोग इसे नोट कर लें। नोट कर लिया? हो गया? हो गया? मिटा दें? चलिए, अब मोल फ्रैक्शन के बाद अगला जो टॉपिक है वो है पीपीएम एंड पीपीबी, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं पीपीएम और यहाँ पर लिख देते हैं पीपीबी। इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन और इसका मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन। जैसे हम एग्जांपल से आपको बताएंगे कि जैसे हमें कोई सॉल्यूशन दिया गया है और इस सॉल्यूशन में शुगर के जो है 2 ppm है। इस सॉल्यूशन में शुगर के 2 ppm है। इसका मतलब होता है कि सॉल्यूशन के पार्ट्स पर मिलियन बराबर होता है मिलियन 10 की पावर 6 होता है। मिलियन बराबर 10 की पावर 6। तो इसका मतलब होता है कि अगर हम सॉल्यूशन के 10 की पावर 6 भाग कर दें तो उसमें दो भाग है वो है शुगर। यानी कि अगर हम इस सॉल्यूशन को 10 के पावर 6 भाग में बांट दें तो उसमें हमें मिलेगा 2 भाग जो होगा वो शुगर होगा। इसका मतलब यही है। अगर हमें जैसे 2 ppm दिया गया है तो इसका मतलब 2 ग्राम शुगर है 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में। इसका मतलब यही होता है 2 ppm का मतलब। तो इसे आप लोग नोट कर लें। इसके बाद हम पीपीबी बताएंगे क्या है। हो गया? चलिए, आप हम इसका फार्मूला लिखा दें। पीपीएम बराबर होता है मास ऑफ सोल्यूट बार पार करना पड़ेगा। मास ऑफ सोल्यूट अपान हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। ये हो गया पीपीएम का फार्मूला। अब पार्ट्स पर बिलियन का जो फार्मूला होता है यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर 9। पीपीबी का जो फार्मूला होता है वो है मास ऑफ सोल्यूट अपान में हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इसलिए
मैं केवल फार्मूला लिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर 9, तो होता है पीपीबी का फार्मूला। जैसे हमें कहीं दिया गया है, एक सॉल्यूशन दिया गया है और हमें दिया गया है शुगर के 2 पीपीबी है। इस सॉल्यूशन में जो है शुगर के 2 पीपीबी है, इसका मतलब 2 ग्राम शुगर 2 ग्राम शुगर है 10 की पावर 9 ग्राम सॉल्यूशन में। इसका मतलब है कि अगर इस सॉल्यूशन के हम 10 की पावर 9 भाग कर दें तो इसमें हमें 2 भाग जो है वो शुगर मिलेगा। अगर हम 10 की पावर 9 ग्राम सॉल्यूशन लें शुगर का, तो इसमें हमें जो सॉल्यूशन में जो है शुगर होगा वो 2 ग्राम ही होगा, अगर 2 ppm दिया गया है, ppb दिया गया है। तो ppm और ppb का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप लोग इस फार्मूला को नोट कर लें। ppm और ppb के बाद अगला जो टॉपिक हमें छोटा सा पढ़ना वो है मोलरिटी ऑफ आयंस। मैंने मोलरिटी ऑफ कंपाउंड बता दिया है कि किसी कंपाउंड का मोलरिटी कैसे ज्ञात करते हैं, लेकिन अगर हमें कहीं आयन दिया गया है जैसे Na+ आयन, SO4 2- आयन, इस प्रकार के जो आयन होते हैं उनकी मोलरिटी हम सॉल्यूशन में कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए मोलरिटी ऑफ आयंस। मोलरिटी ऑफ आयंस। जैसे हमें कोई सॉल्यूशन दिया गया है और इस सॉल्यूशन जो है उसमें Na2CO3 ये दिया गया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो इसमें जो है हमें, और इसका जो हमें इसमें मास दिया गया है वो दिया गया है 53 ग्राम, और इसका जो वॉल्यूम दिया गया है वो दिया गया है 500 ml। तो हमें पूछा है ये जब इसमें घोला जाएगा तो हमें ये 2 भागों में टूट जाएगा। इस सॉल्यूशन में हमें मिल जाएगा टूटने के बाद Na2+ प्लस में टूटेगा तो 2Na+ मिलेगा, प्लस के CO3 2- मिलेगा। तो 100% मान लेते हैं कि जो है ये जल में डालने पर पूरी तरह से टूट जाएगा। तो अगर हमें इसका 53 ग्राम दिए गए सोडियम कार्बोनेट के, तो हमें सोडियम कार्बोनेट के जो है मोलरिटी बतानी है, उसे हम M1 मान लेते हैं। तो उसके बाद हमें सोडियम आयन की जो है इसकी भी मोलरिटी बतानी है कि सॉल्यूशन में कितना होगा, उसे M2 मान लेते हैं, इसे M3 मान लेते हैं। तो हमें जो है इन तीनों की जो है मोलरिटी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम M1 बता देते हैं कि मोलरिटी बराबर क्या होती है। मोलरिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसे हम N मान लेते हैं। N हो गया अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। ये होती है मोलरिटी का फार्मूला। अगर आपने हमारा सॉल्यूशन का दूसरा वीडियो नहीं देखा तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो हमें M1 ज्ञात करने के लिए N1 पता होना चाहिए और वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम हमें दिया गया है 500 ml, हमें N1 नहीं पता है। तो मोल ज्ञात करना पहले सोडियम कार्बोनेट का। तो सोडियम कार्बोनेट के लिए मोल बराबर हो जाएगा मास अपान में मोलिकुलर मास। तो इसका जो मास दिया गया वो दिया गया है 53 ग्राम, 53। और इसका जो आप वो क्या करते हैं मोलिकुलर वेट जब कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 106। तो ये आ जाएगा 1/2 मोल। ये N1 बराबर हो गया। तो हमें यहाँ पर M1 बराबर हो जाएगा 1/2, और बटे में वॉल्यूम कितना दिया गया है 500 ml। अगर हमें ml में दिया गया है तो उसे हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें जो है 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो इसमें हम जो है 1000 से भाग दे रहे हैं। तो ये आ जाएगा 1/2 कटकर 1/2 बटे 1/2 बटे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 M। तो M1 बराबर 1/2, फिर यहाँ से 1/2 बराबर हो जाएगा 1। तो ये
यह आ गया सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 का जो मोलरिटी हमें सॉल्यूशन में पता करनी थी वो आ गया 1 m। अब हमें जो है सोडियम आयन की जो है हमें मोलरिटी ज्ञात करनी है। तो सोडियम आयन की मोलरिटी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इस जो है रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने रिएक्शन लिखा था Na2CO3, ये जब टूटेगा तो हमें मिलेगा 2Na प्लस के CO3 2-। जब इसका 1 मोल, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है 1। तो जब इसका 1 मोल टूटता है तो हमें इसके 2 मोल मिलते हैं। जब इसका 1 मोल टूटता है तो हमें इसके 2 मोल मिलते हैं। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है तो इसके भी हमें 1 मोल मिलते हैं। इस कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि अगर हमें सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल इसमें डाल दें तो इसके 1 मोल टूटकर सोडियम आयन के 2 मोल इसमें मिलेंगे और CO3-2- के हमें 1 मोल इसमें मिलेंगे। तो हमें जो है इसका सोडियम कार्बोनेट का जो मोल अभी हमने ज्ञात किया था Na बराबर आया था 1/2। तो हमें 1/2 मोल पता है, ना कि 1 मोल। तो अगर 1/2 मोल हम सोडियम कार्बोनेट उस बीकर में डाल दें तो हमें जो है यहाँ पर 1 मोल जो है 1 मोल सोडियम आयन मिलेगा और 1/2 मोल CO3 2- मिलेगा। अगर 1 मोल ले तो इसके 2 मोल, अगर इसके आधा मोल ले तो इसका भी आधा हो जाएगा और इसका भी आधा हो जाएगा। तो 1/2 मोल लेंगे सोडियम कार्बोनेट के तो 1 मोल मिलेगा सोडियम आयन और जो है 1/2 मोल मिलेंगे कार्बोनेट आयन। अब हमें जो है इसकी मोलरिटी ज्ञात करनी है M2। तो हमें सबसे पहले सॉल्यूशन में इसके मोल पता होने चाहिए। तो हमें सॉल्यूशन में इसके मोल पता होंगे 1 मोल। क्यों? क्योंकि मैंने जो है इसमें जो है 1/2 मोल सोडियम कार्बोनेट डाला था। तो जो है टूट कर ये इस सॉल्यूशन में 1 मोल सोडियम आयन दिया होगा। तो इसके हमें मोल पता हो गए। अब हमें वॉल्यूम भी पता है तो M2 ज्ञात कर लेंगे। तो M2 बराबर हो जाएगा मोल अपान में वॉल्यूम 500 और हम गुणा कर देंगे 1000 से तो आ जाएगा ये 2m। ये आ गया M2 बराबर मोलरिटी ऑफ सोडियम प्लस, ये सोडियम आयन की जो है हमें मोलरिटी पता हो गई 2। अब हमें जो है CO3 2- की मोलरिटी पता करनी है। तो इसके मोल बराबर है, इसके मोल बराबर हैं। तो मैंने जब सोडियम कार्बोनेट का जो है मोलरिटी पता करी थी M1 तो इसके भी मोल 1/2 आए थे और इसके भी मोल 1/2 आए। तो जो है ये M1 बराबर हो जाएगा M3 जो कि 1 के बराबर आ जाता है। क्योंकि इसका भी मोल बराबर है और वॉल्यूम इसके लिए भी सेम है और इसका भी मोल बराबर है, वॉल्यूम इसके लिए भी सेम है। तो M1 बराबर M3 हो जाएगा 1 और M2 बराबर हो जाएगा 2m। तो बस यही छोटा सा टॉपिक था मोलरिटी ऑफ आयंस। अब अगला वीडियो जो है आपको जल्दी मिलेगा तो दोस्तों को शेयर कर दो और वीडियो को यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करो क्योंकि यार बड़ी मेहनत से बनाते हैं वीडियो। और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।